गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो कोयले की लड़ाई को दिखाया गया है, उस लड़ाई का असली घर वासेपुर नहीं बल्कि झरिया था। वैसे तो कोयले की ठेकेदारी की लड़ाई पूरे धनबाद में फैली हुई थी, लेकिन हमेशा से इसका मुख्य केंद्र झरिया ही था। ये उस वक्त की बात है जब झरिया और धनबाद दोनों ही झारखंड नहीं बल्कि बिहार का हिस्सा था, और कोयला के इस गैंगवार में जो सबसे बड़ा सरगना था वो था सूरजदेव सिंह। अब आप इन्हें हीरो समझिए या विलेन, लेकिन आज कहानी इन्हीं की है, फिल्मी नहीं असली गैंग्स ऑफ वासेपुर की। एक समय था जब धनबाद में कोयला खदानों और कोयला कंपनियों के बीच एक नाम चलता था, बीपी सिन्हा का। बीपी सिन्हा उस समय वहां के सबसे बड़े बाहुबली माने जाते थे। उनका वहां के सारे यूनियन पर कंट्रोल था और वो सारे मजदूर पर राज करते थे और उनके सहारे कंपनियों से पैसे वसूलते थे। लेकिन एक दिन उत्तर प्रदेश के बलिया से एक लड़का धनबाद पहुंचा, जिसका नाम था सूर्यदेव यानी सूरजदेव सिंह। उसने एक लोडर के तौर पर धनबाद की कोयला खदानों में काम करना शुरू किया। सूरजदेव सिंह के आगे बढ़ने की भूख को बीपी सिन्हा ने पहचान लिया। फिर बीपी सिन्हा ने सूरजदेव सिंह को अपने अंडर ले लिया। वो जो कहते सूरजदेव सिंह वो करता रहा, लेकिन उसे और आगे निकलना था। फिर आया 1970 का दशक। कोयला खदानों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हो गया। सूरजदेव सिंह को लगा अब यही मौका है अपना धंधा आगे बढ़ाने का। उसने अपनी यूनियन बनाई और वहां के कोयला खदानों के अधिकारियों को धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट और ठेकेदारी लेना शुरू कर दिया। 1977 में भूरीडी माइन में सूरजदेव सिंह और बीपी सिन्हा के गैंग में जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन इसके बावजूद भी खदानों के पुराने खिलाड़ी बीपी सिन्हा सूरजदेव सिंह को रोक नहीं सके। फिर आया 28 मार्च 1979 का दिन। बीपी सिन्हा की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप लगा सूरजदेव सिंह पर। लेकिन ऐसे केस में जैसा अक्सर होता है वही हुआ। सबूत के अभाव में सूरजदेव सिंह छूट गए। सूरजदेव सिंह धनबाद के अकेले डॉन बन गए। जो भी उनके रास्ते में आता वो हटा दिया जाता। कोयले से जुड़े तमाम तरह के काले धंधे से आने वाले पैसे से सूरजदेव सिंह की ताकत बढ़ने लगी। सूरजदेव सिंह का जलवा पूरे धनबाद में था, लेकिन काम करने की असली जगह थी झरिया। वही जगह जहां 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में कोयला माफिया की लड़ाई दिखाई गई। वास्तव में वो झरिया की लड़ाई है, जहां से सबसे ज्यादा कोयला निकलता था। अब धनबाद से लेकर बनारस तक और पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में कोयले की सप्लाई चेन पर सूरजदेव सिंह का कब्जा था। कहा तो यह भी जाता है कि उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार में बड़े बड़े बाहुबली कोयले के ठेकेदारी से ही पैसा कमाकर बड़े हुए। सूरजदेव सिंह जेपी आंदोलन के समय समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश और युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर के करीब आए। वो साल 1977 का था जब वो पहली बार जनता पार्टी के टिकट से झरिया के विधायक बने। फिर चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो सूर्यदेव के आग्रह पर कई बार झरिया वो धनबाद भी आए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सूर्यदेव सिंह को काफी मानते थे। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि लोगों ने सूरजदेव सिंह को चुनौती देने की कोशिश नहीं की। सकलदेव सिंह से लेकर एसके रॉय तक कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो जमाना सूरजदेव सिंह का था। उस समय रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सूरज की रोशनी में हत्याएं होती थी। ऐसी ही एक हत्या हुई 1 फरवरी 1988 को धनबाद के लूबी में। सर्कुलर रोड उस वक्त राजेंद्र पथ कहा जाता था। धनबाद एसपी आवास से लगभग 50 मीटर दूर राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ में शूट आउट की घटना हुई थी। इस घटना में सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने 4 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। ये घटना इसलिए भी आश्चर्य करने वाली थी क्योंकि 50 मीटर की दूरी पर ही एसपी आवास था। असल में हमलावर आए थे राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ के कद्दावर नेता एसके रॉय की हत्या करने। 7 जनवरी 1988 को एसके रॉय ने सूरजदेव सिंह के गढ़ बोरगढ़ में सभा करके सूरजदेव सिंह को खुली चुनौती दी थी। यह भला सूरजदेव सिंह कैसे बर्दाश्त करते। फिर 1 फरवरी को एसके रॉय को ही मारने का प्लान था, लेकिन मारे गए कोयलांचल के आजाद शत्रु कहे जाने वाले उमाकांत सिंह को एसके रॉय समझकर हमलावरों ने उन्हें गोलियां दाग दी थी। अब सूरजदेव सिंह का नेटवर्क कहां तक फैला था, उनका रुतबा कैसा था, इसका एक और नमूना दिखा साल 1991 की 25 सितंबर को,
जब सैकड़ों किलोमीटर दूर बनारस के पास मुगल सराय में जनता दल के नेता राजू यादव की हत्या कर दी गई और नाम आया सूरजदेव सिंह का। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खुद लाश लेकर धनबाद पहुंचे, जो तब बिहार में ही था। बाद में राजू यादव की बीवी अवोदेवी विधायक तो बन गई, लेकिन सूरजदेव सिंह को कोई आंच नहीं आई। सूरजदेव सिंह ने तो धनबाद शहर में सिंह निवास नाम से महल बना लिया, जहां से उनका राज चलता था। उनके 4 भाई भी थे, विक्रम सिंह, बच्चा सिंह, रामाधीर सिंह और राजन सिंह। ये सब भी अपने बड़े भाई के साथ काम करने लगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के कोल माफिया की लड़ाई भले ही असलियत में झरिया में हुई हो, लेकिन फिल्म में जिन 2 किरदार की बात हुई है वो वासेपुर के फहीम खान और सबीर आलम नाम के 2 लोगों पर आधारित मानी जाती है। कहा जाता है कि इनमें आपस में नहीं बनती थी और सबीर को सूरजदेव सिंह का संरक्षण मिला हुआ था। इस बीच 1991 में दिल की बीमारी से सूरजदेव सिंह की मौत हो गई, लेकिन उनके परिवार और कोयला माफिया की कहानी धनबाद और झरिया के लोग भूले नहीं हैं। उनके बाद भी उनका परिवार वहां के सबसे ताकतवर परिवार में से एक है। आपको बता दूं कि समय के साथ 4 में से 3 भाई सूरजदेव सिंह से अलग रहने लगे और काम करने लगे। बच्चा सिंह झारखंड सरकार में मंत्री बन गए थे। इन पर भी ट्रेड यूनियन नेताओं की हत्या करने का आरोप था, लेकिन कभी साबित नहीं हो सका। सकलदेव सिंह, विनोद सिंह, सुरेश सिंह, जिसने भी कोयले के कारोबार में हाथ डालने की कोशिश की, सबको वहां मौत के घाट उतार दिया गया। सूरजदेव सिंह के भाई रामाधीर सिंह को ट्रेड यूनियन नेता विनोद सिंह की AK-47 की गोलियों से भूनकर हत्या करने के आरोप में उम्र कैद हो गई थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि फिल्म की कहानी सूरजदेव सिंह के भाई रामाधीर सिंह से इंस्पायर्ड है। वैसे इसी केस में सूरजदेव सिंह के बेटे का भी नाम आया था, लेकिन वो छूट गया। आज भी धनबाद में हथियार आसानी से मिल जाते हैं। कहा जाता है कि झरिया में अवैध हथियार और कट्टा बनाने की फैक्ट्री चलती है, और ये सब असर है उस कोल माफिया का जिसके सरताज सूरजदेव सिंह थे, जिनके परिवार के लोग आज भी वहां चुनाव जीतते रहते हैं। तो ये थी कहानी एक समय यूपी और बिहार के सबसे नामी और अमीर माफिया डॉन सूरजदेव सिंह की। कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी, और इस कहानी को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, और हमारे और अपने चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।